जो अगला टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो इससे पहले था हमारा क्या था कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में हमने या अनुदैर्ध्य स्थिति में हमने क्या निकाला था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। अब अगला जो है टॉपिक वो है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसे कि एक डायग्राम बनाया गया है यहाँ पर, एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश, बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर या इसके मिड पॉइंट से l दूरी पर क्या स्थित है। अब ये बोल रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में यानी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के लंबवत, वैद्युत द्विध्रुव ये है, इसकी जो अक्ष ये है, इसके लंबवत हमने कोई 8 मीटर की दूरी पर कोई पॉइंट पी लिया हुआ है। यहाँ पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है कि वैद्युत द्विध्रुव की जो अक्ष है उसके लंबवत हमने क्या निकालना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इस जो यहाँ पर हमने क्या रखा है, पॉइंट टेस्ट चार्ज रखा है प्लस Q0 पी पॉइंट पर। ठीक है, और इस अब देखो ये जो दूरी है, इस पॉइंट से दूरी और इस पॉइंट से दूरी है, मतलब प्लस Q जो चार्ज है उससे पॉइंट P की दूरी और माइनस Q जो चार्ज है उससे जो दूरी है हमने वो निकाली हुई है। ठीक है, वो ये जो त्रिभुज है आपका या फिर बी पी ओ लो आप, जो राइट एंगल ट्रायंगल है, या फिर पी ओ ए किसी में से भी ले लो आप, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस ये एल है और ये वाली डिस्टेंस जो है आर है, तो हमने ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। वो आपकी ये यहाँ पर निकली हुई, मैंने निकाली हुई है यहाँ पर, ये √r² + l² निकल रही है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय से निकाले, इसके लिए भी वही निकलेगी आपकी √r² + l², और ये भी उतना ही निकलेगा √r² + l²। ठीक है, तो ये दोनों जो डिस्टेंस है प्लस Q आवेश से और माइनस Q आवेश से, वो P जो पॉइंट है यानी जहाँ पर हमने प्लस Q चार्ज रखा हुआ है वहाँ पर डिस्टेंस इन दोनों चार्जेस से क्या आपकी बराबर है, मतलब जो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस आवेश के कारण, इस आवेश के कारण वो बराबर है, यानी E1 बराबर आपको क्या हो जाएगा, आपका E2 होगा, यानी मैग्नीट्यूड जो होगा आपका बराबर होगा यहाँ। ठीक है, अब प्लस Q आवेश की, अब इनकी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको मैग्नीट्यूड तो आपका सेम है, लेकिन जो डायरेक्शन है उनकी क्या है, अलग अलग है। अलग अलग क्यों है, आपकी जो प्लस चार्ज है ये इस पर क्या लगाएगा, रिपल्सन फोर्स लगाएगा आपकी इधर की ओर। जब रिपल्सन फोर्स इधर की ओर लगाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी आपकी, ये होगी प्लस चार्ज के कारण। और ये वाला चार्ज क्या आपका अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा इस चार्ज पर, तो फोर्स अंदर की ओर, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E2, यानी E1 और E2 क्या है, ये दो चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से हैं। ठीक है, परिमाण तो आपका क्या है, दोनों का बराबर रहेगा। ठीक, अब देखो हमने ये एंगल जो मान लिया थीटा, या इसे इस ट्रायंगल में किसी को भी थीटा मान लो। अब ये दोनों त्रिभुज क्या आपके बराबर है और ये दोनों में क्या है, कॉमन है ये वाली लाइन, ओपी लाइन, तो ये जब थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका थीटा हो जाएगा। ठीक, अब ये देखो ये वाले जो एंगल है, ये वाला जो बन जाया करते एक अंतर कोण की है। ठीक है, ये एंगल थीटा है तो ये आपका क्या एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक, इसको हमने एक सिंपली क्या कर दिया है, इसको एक सरल रेखा आगे को बढ़ा दी है, तो ये भी एंगल क्या होगा आपका, एक अंतर होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये सम्मुख कोण होगा थीटा हो जाएगा। ठीक, अब हमने क्या करना है, अब हुआ क्या कि इन दोनों जो वेक्टर हैं E1 और E2 है, इनकी डायरेक्शंस क्या है आपकी, अलग अलग है। ठीक है, अब इन दोनों वेक्टर की डायरेक्शंस अलग अलग होने के कारण क्या है आपका, इनका हमने क्या किया, घटकों में विभाजित किया है E1 और E2 को, एक तो समांतर घटक, दूसरा आपका लंबवत घटक। E1 को भी समांतर लंबवत घटकों में और E2 को भी हमने समांतर लंबवत घटकों में विभाजित किया हुआ है। इन दोनों के बीच से होकर जो वेक्टर जाएगा वो इन दोनों का परिणामी होगा, क्योंकि हमने परिमाण ज्ञात करना है इन दोनों का। ठीक है, E1 और E2 का इन दोनों के मिडिल से होकर जाएगा, इससे और इससे, वो क्या होगा आपका, इनका क्या होगा, परिणामी होगा। ठीक है, तो हमने E1 को, ये थीटा है तो ये वाला घटक क्या हो जाएगा आपका E1 cos थीटा, क्योंकि जो थीटा वाला होता है वो हमेशा क्या होता है cos थीटा, और ये वाला घटक क्या हो जाएगा आपका लंबवत, ये E1 sin थीटा। वैसे ही ये वाला घटक E2 के लिए क्या हो जाएगा आपका E2 cos थीटा, और ये वाला घटक क्या हो जाएगा आपका जो बिना थीटा वाला है वो आपका E2 sin थीटा। ठीक है,
अब वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके कारण ए सिरे पर प्लस जिसके ए सिरे प्लस क्यू और बी सिरे पर माइनस क्यू आवश्य एक दूसरे से 12 दूरी पर स्थित है। वैद्युत दूरी के मध्य बिंदु ओ से, वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है ओ से 8 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु पी है जहाँ पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इन दोनों आवेशों के कारण। प्लस क्यू आवेश के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 ली है और माइनस क्यू आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 ली है। ठीक है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E1 1/4π Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्या होता है आपका, किसी पॉइंट चार्ज किया किसी पॉइंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है 1/4π Q अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर Q का काम क्या कर रहा है, ये Q है, R क्या है इसका अंडरूट है तो अंडरूट हट जाएगा तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आ जाएगा। वैसे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो गया आपकी, E2 बराबर 1/4π Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, अब E1 और E2 का परिमाण क्या बराबर है, परिमाण क्या बराबर, लेकिन डायरेक्शंस क्या आपके अलग अलग है। ठीक हो गया, डायरेक्शन से अलग अलग है, मतलब ये इधर की ओर है, ये आपका इधर की ओर है। इन दोनों के बीच से जाने वाला क्या बताएगा, इन दोनों का परिणाम ही बताएगा। अब E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे के परिमाण क्या है, बराबर है, लेकिन डायरेक्शन से अलग होने के एक दूसरे को क्या कर देती है, निरस्त कर देती है। ठीक हो गया, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। जो समांतर घटक है उनके वो क्या होंगे, आपस में जुड़ रहे हैं, ये वाले घटक E1 cos थीटा E2 cos थीटा, और इसी के द्वारा क्या निकलेगा हमारा क्या निकलेगा, परिणाम निकलेगा। तो E बराबर आपका E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 cos थीटा हमने कॉमन लिया, E1 प्लस E2 cos थीटा, इनकी वैल्यू रखी है जो वहाँ से पहले आई है 1/4 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 1/4 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा कॉमन। इनमें से कॉमन आपका Q अपॉन 1/4 कॉमन आया तो कितना बचा आपका 1/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ से भी कितना बचा 1/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा, ये कितना हो जाएगा आपका एलसीएम लेकर 2/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। अब हमने cos थीटा की वैल्यू निकाली, किसी भी एक ट्रायंगल से निकाल लेना, इस वाले से या इस वाले से, इस वाले से, और cos थीटा की वैल्यू हमने रख दी है यहाँ पर, cos थीटा की वैल्यू रख दी है तो कितना हो जाएगा आपका 2Q 4πε0 R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पहले से था, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी है L/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडरूट या फिर 1/2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2QL/4πε0, ये आपका गुणा में है तो जुड़ जाएंगे, खाते हैं 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2QL को हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, तो E बराबर 1/4, ये 2QL की जगह पर क्या आ गया आपका P R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर 3/2। और वही कंडीशन है, यदि L आपका लेस देन है किससे, R से, तो L स्क्वायर भी क्या होगा आपका लेस देन होगा, सो मच लेस देन होगा किससे, R स्क्वायर से। तो इसलिए ये वाला टर्म L स्क्वायर वाला टर्म हमने हटा दिया है, तो कितना बचा R स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 करके कितना बचा आपका R3। तो यहाँ पर E बराबर कितना है आपका 1/4 इंटू P अपॉन R3। ये होती है आपकी निरीक्षित स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक या परिमाण इतना निकलता है।